नमस्कार दोस्तों, भावेश मैथ्स गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। ठीक है ना। ठोस आकृतियों का अभिप्राय घन, घना, बेलन, शंकु और गोला, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी है। हम उसके ऊपर, क्योंकि आपने जो है पिछली 3 से 4 क्लासेस के अंदर ठोस पृष्ठीय आकृतियों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है ना, पढ़ा है, आपने रिवीजन भी किया होगा। चलिए कुछ प्रश्नों को और देखना चाहेंगे हम लोग। जैसे यदि r त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर r ऊंचाई के ठोस शंकु का निर्माण किया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए ना, हमारा प्रश्न कह रहा है ठोस गोला यानी सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है, और आप उसको पिघला करके, उसको गला करके बाय मेल्टिंग द स्फीयर क्या फॉर्म करना चाहते हैं हम लोग। एक ठोस शंकु की बात करना चाहते हैं, एक सॉलिड कोन को बनाना चाहते हैं। यानी गलने वाला कौन है, गोला, बनने वाला कौन है, शंकु। रूप में क्या है, परिवर्तन है। और जैसे ही आपके दिमाग में आए भाई रूप में परिवर्तन संबंधी प्रश्न है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न आपका अपने आप से आएगा कि हमारा प्रश्न क्षेत्रफल का है या आयतन का है। तो रूप में परिवर्तन, भार संबंधी, अंदर की बात है, इस प्रकार की सिचुएशंस अगर होती है तो हमारा प्रश्न आयतन का हुआ करता है। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल आयतन का हमारा प्रश्न है, यानी जो पिघलने वाला गोला और बनने वाला शंकु, दोनों का आयतन आपस में बराबर है। ठीक है। और हमें चाहिए शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है। चलिए मैं दोनों बातें करता हूं। देखिए गोला, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है गोले की त्रिज्या कितनी है। सवाल के हिसाब से गोले की त्रिज्या r है। शंकु की बात करते हैं, है ना। शंकु की त्रिज्या की बात करते हैं, यह मुझे ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R मान रहे हैं सर, है ना, अलग संकेत ले रहे हैं। वहां पर R है तो यहाँ पर कैपिटल R हो गया। और शंकु की ऊंचाई कितनी है। प्रश्न ने कहा शंकु की ऊंचाई स्मॉल r है। ये ध्यान देना, R ऊंचाई का शंकु है, यानी R यहाँ पर त्रिज्या को रिप्रेजेंट नहीं करते हुए R ऊंचाई की बात करता है। तो बताइए बनने वाले शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। एक गोला पिघलता है और एक ही शंकु आपका बनता है, दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। ठीक है। तो तुरंत दिमाग में आए आयतन का प्रश्न हो गया। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, और शंकु के आयतन और गोले के आयतन को आपस में बराबर करना है। चलिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आयतन का फॉर्मूला है शंकु के लिए। और गोले का आयतन का आपका फॉर्मूला रहेगा 4/3 पाई r क्यूब। ये आपका फॉर्मूला गोले के लिए है। चलिए शंकु के आयतन के लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं। देखो इसके अंदर वैल्यूज को 1/3 पाई, शंकु के लिए r कितना है पता लगा। शंकु के लिए r जो आपको ज्ञात करना हो कैपिटल R है, कैपिटल R स्क्वायर। और शंकु के लिए h कितना है, वो स्मॉल r है। ध्यान दीजिए ऊंचाई है ना, ये जो h का मान है वह किसके बराबर हो रहा है, r के बराबर। तो h को आपको क्या लिखना होगा, h को हम लोगों ने r के रूप में लिखा। और सामने जब गोले की बात की तो फॉर्मूला आपका रहा 4/3 पाई r क्यूब। जो चीजें कटती है उसको हम लोग काट लेते हैं, जैसे बटे में 3 से 3 कट जाएगा, दोनों पक्षों में पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ एक बार स्मॉल r है और वहां पर r क्यूब है, कट करके r स्क्वायर बच जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए हमारी पोजीशन क्या हो गई, कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्मॉल r स्क्वायर। इसलिए वर्गमूल करने के बाद, है ना, r स्क्वायर से r वर्गमूल कर रहे हैं, और जब वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2r। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया सर, हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। और इसके अंदर कैपिटल R किसको माना गया है, शंकु की त्रिज्या की बात की गई है ना। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है शंकु की त्रिज्या कितनी बनी, शंकु की त्रिज्या 2r के बराबर हो गई। और हमारे प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहेगा, है ना। आसान सा प्रश्न है, रूप में परिवर्तन है, आयतन का आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर है। ध्यान देना सर, हम लोग जो है जल्दबाजी में गलती नहीं करें। कारण क्या होता है कि भाई जनरली हम लोग r जो संकेत होता है वह त्रिज्या के लिए काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर शंकु के लिए ऊंचाई शब्द के रूप में r काम में ले लिया गया है। तो r अब शंकु के लिए त्रिज्या नहीं है, r शंकु के लिए ऊंचाई है, h का मान है। और आपको शंकु की त्रिज्या जिसको मैंने कैपिटल R माना उसको ज्ञात करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, एक ठोस घन को दो समान आयतन वाले घनाभों में काटा जाता है। देखिए एक घन है, और घन का मतलब क्या हुआ, आप गौर कीजिए। अगर मैं एक घन की बात कर रहा हूं, एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की बात कर रहा हूं। हमारे पास में इस प्रकार से
ये एक घन था, है ना। और जब एक घन है, अब मुझे बताइए समान आयतन वाले दो घनों में काटना, यानी इसको दो हिस्सों में मैं बांटने की बात कर रहा हूं। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर मान लेता हूं, देखिए घन की तीनों भुजाएं कैसी होती है सर, आपस में बराबर बराबर होती है, क्लियर है। अगर मान लिया मैं कहता हूं कि ये भुजा एक है, ये भुजा भी एक है, और ये भुजा भी एक है, और हम लोगों ने क्या कहा कि इसको काट दिया गया। अब गौर करो, मैंने ऐसा काट दिया सर इसको, ठीक है। इस स्थान से किस प्रकार से काटने की कोशिश करें सर, मान लिया मैंने इसको ऐसा, है ना, बीच में से इसके टुकड़े करने की बात कर रहा हूं मैं आपसे कि भाई इसको जो है इस प्रकार से मैंने काट दिया। और जब काटूंगा तो देखिए दो घन मेरे पास में बनेंगे, जो कि अब घन नहीं होकर के क्या रह जाएंगे, दो घनाभ रह जाएंगे। आप देख रहे हैं एक ऊपर का हिस्सा हो गया और एक हिस्सा जो है वो नीचे वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना। इसमें देखिए लंबाई में और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उन हिस्सों की ऊंचाइयां एक के स्थान पर 1/2 बन गई है। क्लियर है सर। यानी घन की भुजा हमारे द्वारा मान ली जाए, मैंने यहां पर 1 सेंटीमीटर माना है, आप 2 मान सकते हैं, आप 10 मान सकते हैं, x मान सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप उस भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब उस घन को काटेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी लंबाई और चौड़ाई यानी उसका आधार तो वो हो रहा, केवल ऊंचाई जो है वो आधी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके दो घनाभ बन जाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, घनाभों में काट दिया गया। अब प्रश्न कह रहा है दिए गए घन का मतलब है बड़े वाला घन, और उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और घनाभ जो अब बना है आपका उसका टोटल सरफेस एरिया, उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। बात समझ में आ गई। तो मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मुझे अनुपात चाहिए, एक घनाभ एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मुझे ज्ञात करना है। तो चलिए सर, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात करूंगा तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं भुजा क्यूब, और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला लगेगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। चलिए सर, ए क्यूब, अब ए का मतलब क्या है, घन की भुजा जो हमारे द्वारा एक मानी गई तो एक का क्यूब हो गया सर। अनुपात घनाभ के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई एक है, चौड़ाई जो है आपकी क्या रहेगी। अच्छा एक मिनट सर, यहां पर मैंने गलत कर दिया सर, दोनों फॉर्मूले हमारे द्वारा गलत लग गए हैं। मैंने दोनों फॉर्मूले जो हैं वो आयतन के लगा दिए हैं, जबकि आपका प्रश्न जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है सर, है ना। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग कहीं इधर उधर हो गया तो इस प्रकार की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर इसको वापस से ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो रहा है, 6a² हो गया, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL, है ना। तो आप इसको जो है वापस करेक्ट करेंगे सर। वो जो अपने फॉर्मूले लिख दिए गए थे वो आयतन के लिख दिए गए थे, आयतन का अनुपात नहीं पूछा गया, हमें अनुपात पूछा गया उनके टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो 6a² अनुपात में 2LB + BH + HL। तो चलिए सर, जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो 6, a का मान हो गया 1 का स्क्वायर, अनुपात 2, लंबाई और चौड़ाई 1 × 1, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 1/2, और प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी ऊंचाई को हमने आधा कर दिया सर। चलो जी, ये परिणाम तो हुआ आपका 6 अनुपात ये 2। चलो इसको सॉल्व करने पर 1 प्लस, देखो अब ध्यान देना, ये कुल कितना हुआ, ये आधा हुआ, 1 का आधे से गुणा, और आधे का 1 से गुणा कितना हुआ, आधा हुआ। तो आधा और आधा मिलकर कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के आपका रिजल्ट क्या रहा, 6:4 का परिणाम रहा कि 2 और 2 का गुणा 4। वापस ध्यान देना, 1 का 1 से गुणा तो 1 है, और ये आधा और ये आधा मिलकर के 1 हो गया। तो कुल मिलाकर कोष्टक में 2 और 2 से गुणा 4। अब मैं इसको 2 के पहाड़ से काट लेता हूँ, 3 बार और 2 बार, और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर, हमारा आंसर हो गया 3:2। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर रहा, ठीक है सर। यानी कुल मिलाकर के घन को काटेंगे तो दो भुजाएं, लंबाई चौड़ाई तो वो यथावत रही और ऊंचाई आधी हो गई है ना। जो 1 सेंटीमीटर अगर पूरी भुजा थी तो अब ऊंचाई 1/2 रहेगी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हुए अपने प्रश्न का आंसर हम लोग दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, 21 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार बाल्टी, देखो हमारे किस ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहा है, बेलन, यानी सिलेंड्रिकल
बकेट की बात कर रहा है और 21 सेंटीमीटर क्या है उसके लिए व्यास है। कुछ ऊंचाई तक पानी से भरी है ना। इस प्रकार का प्रश्न हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। पानी से कुछ ऊंचाई तक भरी है। यदि 14 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का एक आयताकार ठोस इसमें डुबोया जाता है तो पानी का स्तर कितना ऊपर चढ़ेगा। गौर कीजिए, हमारे पास में ये इस प्रकार से है सर, ये बेलनाकार, ठीक है ना, पानी की बाल्टी की हम लोग बात कर सकते हैं। और यहां पर कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है सर। अगर प्रश्न में 21 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो उसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, तो मैं इसको कहता हूं 21/2 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या रहेगी। अभी पानी का लेवल कहां तक है, हमारा पानी का लेवल बिंदु ए तक है। बात समझ में आ गई। अब प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें एक आयताकार ठोस डुबोया गया। देखिए यहां तक आपका क्या है, पानी भरा हुआ है सर, ठीक है ना, ए लेवल तक का आपका पानी है। और हमारा प्रश्न कह रहा है इसमें एक आयताकार ठोस को डुबोने की बात कर रहा है। तो मैं इस प्रकार से एक शेप बना देता हूं आपके लिए कि ये आयताकार ठोस जो है इस प्रकार से इसके अंदर डूब गया सर पानी के साथ में, है ना। तो नो डाउट सर, जब इस प्रकार का कोई ठोस डूबेगा तो पानी का तल जो है ए लेवल से कहां पर पहुंच जाएगा, बी लेवल तक पहुंच जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है पानी का तल कितना ऊपर उठेगा, मुझे इस एच को ज्ञात करना है। और इस प्रकार का प्रश्न हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था सर, है ना। उस समय हमने गोले को डुबाया था और हम लोगों ने बात की थी आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए पानी क्यों चढ़ा, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपसे चाहूंगा तो आप क्या कहेंगे कि अगर मैं इस घनाभ को नहीं डुबोता तो पानी नहीं चढ़ता, सीधा सा हिसाब था। तो उसके डुबोने के कारण जो है पानी चढ़ा, यानी चढ़ने वाले पानी में और डूबने वाले घनाभ की आकृति में संबंध है। अब संबंध क्षेत्रफल का है या आयतन का है, तो तुरंत दिमाग में आए अंदर की बात है ना। पानी इसमें बाल्टी के अंदर है, जो डूबने वाली वस्तु है घनाभ वो पानी के अंदर डूब रही है। पानी जो चढ़ा वो एक बेलनाकार बाल्टी में चढ़ा, तो सारी अंदर की बात है, आयतन का प्रश्न है। तो दिमाग में तुरंत आए बेलन में चढ़े पानी का आयतन। और ये जो चीज मैं लिख रहा हूं शब्दों के अंदर, ठीक है, ये परीक्षा के अंदर आपके दिमाग में चलने वाली स्थितियां हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत दिमाग में आया अच्छा इधर तो बेलन का आयतन होगा और सामने क्या होगा, घनाभ का आयतन होगा। क्योंकि हम जो है यहाँ जो एक शब्द जो काम में लिया जा रहा है आयताकार ठोस की बात कर रहा है, और आयताकार ठोस का मतलब ही आपका किससे होता है सर, घनाभ की बात होती है, ठीक है ना। तो आयताकार ठोस का आयतन। चलिए सर, बेलन में चढ़ने वाले पानी के आयतन के लिए आप बेलन के फॉर्मूला की बात करूंगा, है ना, आयतन का πr²h करूंगा। और आयताकार ठोस का मतलब घनाभ है, उसका आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा होगा। चलिए वैल्यूज को रखने की बात करते हैं। यहाँ पर पाई का मान रख देना चाहिए सर, क्योंकि मेरे ऑप्शन में पाई में उत्तर नहीं आ रहा, तो पाई का मान 22/7। बेलन की त्रिज्या देखिए यहाँ पर पता है आपको 21/2 दो बार लिखना पड़ेगा r² के रूप में, और h आपको ज्ञात करना है। आयताकार ठोस के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करूंगा तो 14, 11 और 9 है। कुछ देखिए स्थितियां, 7 के पहाड़े से 21 कट जाएगा 3 बार, 2 के पहाड़े से 22 कट जाएगा 11 बार। ये तो हो गया सर अभी लेफ्ट साइड के अंदर जो कटता है वो काट लिया। अब देखो लेफ्ट और राइट के अंदर दिखा है, 11 लेफ्ट के अंदर भी है और 11 राइट में भी है, तो पूरा था इसलिए मैंने काट दिया। अब फाइनली क्या बचता है मेरे पास में, लेफ्ट के अंदर बचा 3 और 21, 3 × 21 h/2, यही बच रहा है, 3 और 21 का गुणा बटे में 2h बराबर 14 × 9। और जब यहां से मैं सॉल्व करता हूं इसको, h का मान निकालना है, तो 14 × 9 और 2 का फिर से गुणा हो गया, 14, 9, 2 का गुणा, और बटे में क्या हो रहा है 3 × 21। सॉल्व कर लेते हैं। 7 का पहाड़ा 7 दूना 14, 7 तिया 21। ये ध्यान देना जो 3 और 21 गुणा में था वो भाग में आ गया, और जो भाग में 2 था वो गुणा हो गया। 3 के पहाड़े से 9 कट गया सर 3 बार, और ये 3 से 3 कट जाएगा 1 बार। कुल मिलाकर के 2 और 2 का गुणा क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये अपने प्रश्न का आंसर होगा। और अगर मैं ऑप्शन के रूप में देखता हूं तो ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया से प्रश्न है, और सारे के सारे प्रश्न जो है हमारी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है ना, इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए सर, तो आसान सा प्रश्न रहा हमारा। अगले प्रश्न की बात कर रहा हूं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 ठोस गोलों को गलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। ध्यान दीजिए, अलग अलग 3 गोलों की बात कर रहा है, 3 स्पेयर्स हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड
एंड फॉर्म अ न्यू बिग स्पेयर, एक बड़ा गोला बनाने की बात कर रहा है, फॉर्म अ न्यू बिग स्पेयर। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? अब मुझे बताइए, देखिए 3 गोले आपके थे, उसको गला करके एक बड़ा गोला बनाया, रूप में परिवर्तन हो गया। और तुरंत दिमाग में आएगा कि रूप में परिवर्तन वाला हमारा प्रश्न क्या रहेगा? आयतन का प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं गलाने वाले तीनों गोलों का कुल आयतन बराबर क्या बनने वाला है सर? यहां पर बन रहा है बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। देखिए दोनों में संबंध हो गया, जो गल रहा है और जो बन रहा है। आयतन का संबंध है, रूप में परिवर्तन की बात है। तो जो गल रहे हैं इस बार 3 गोले, तो 3 गोलों का कुल आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर रहा। चाहे देखिए अब गोला है सर, चाहे वो बड़ा है चाहे गोला छोटा है, उसके आयतन का फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है सर। तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में 3 गोलों की बात कर रहा हूं, इसलिए इस फॉर्मूले को मुझे 3 बार लगाना है। 4/3 पाई आर का मतलब पहले गोले के लिए 3 क्यूब। देखिए यहां पर पहले गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होने का, प्लस में 4/3 पाई दूसरे गोले के लिए 4 का क्यूब, प्लस में 4/3 पाई तीसरे गोले के लिए 5 का क्यूब, और बराबर बड़े गोले की अगर बात करता हूं तो 4/3 पाई, और बड़े गोले के लिए हमें आर को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सर आर क्यूब। 4/3 सभी पदों में होने के कारण, ध्यान दीजिए सभी पदों में होने के कारण, ऐसा माने कि आप कॉमन ले चुके हैं और कॉमन लेने के बाद आप इसको काट चुके हैं। ठीक उसी क्रम में पाई सभी स्थानों पर होने के कारण ये भी कॉमन लेने के बाद कट गया है सर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या बच रहा है? 3 का क्यूब हो गया 27, 3 को 3 बार लिखते हुए गुणा करना, 4 का क्यूब 4, 4, 4 का गुणा 64, 5 का क्यूब 125, बराबर में कौन रहा? आर क्यूब। तो इसलिए यहां से आर क्यूब किसके बराबर होगा? आर क्यूब बराबर है 27, 64 और 125 का योग। 27, 64, 125 को जोड़ने 7 और 4 11, 11 और 5 16 है ना। 5 और 4 9 और 7 16, हासिल 1 3 और 6 9 और 2 11, हासिल 1 216 रहा। ये रहा सर आर क्यूब। इसलिए आर का मान क्या हो गया भाई? इसलिए आर का मतलब हो गया 216 की घात 1/3, और घात 1/3 का मतलब क्या होता है? मुझे इसको घनमूल करना है। और आपके दिमाग में आएगा कि 216 का घनमूल कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आसान सा प्रश्न रहा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारा प्रश्न क्षेत्रफल की बात करता है या हमारा प्रश्न आयतन की बात करता है, ठीक है ना। ये तुरंत दिमाग में आए। अगर आपका प्रश्न सतह की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल की बात करेगा, इसमें भी वृत्ताकार भाग अगर शामिल नहीं है तो वक्र पृष्ठ की बात करेगा, वृत्ताकार भाग शामिल है तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा, और अगर अंदर की बात है या भार संबंधी प्रश्न है, संख्या को ज्ञात करने वाला प्रश्न है, या रूप में परिवर्तन वाला प्रश्न है, तो ये प्रश्न हमारा आयतन का रहेगा। यहां पर गोले पिघलते हुए बड़े गोले को बनाने की बात, रूप में परिवर्तन आयतन की बात करें, और दोनों जगह गोले का आयतन लगाते हुए 4/3 पाई सभी पदों में काट लिया, और आर क्यूब 216 होकर के उसका घनमूल 6 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है सर, और इस प्रश्न को मैं स्टार मार्क कर लेता हूं और उम्मीद करूंगा कि हम में से कुछ विद्यार्थी इस प्रश्न को निश्चित रूप से हल कर लें। देखिए करने तो सभी लोग चाहिए, क्योंकि हम लोग जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जो हमने डायरेक्ट अप्रोच पढ़ी है, उस डायरेक्ट अप्रोच के ऊपर प्रश्न है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कुछ विद्यार्थी कर लें, इसका मतलब यह है कि पढ़ने के बाद में भी ये प्रश्न हमारा नहीं होता है या हम उसको सोच नहीं पाते हैं। तो चलिए देखते हैं सर, आप एक काम करें कि अगर ये प्रश्न आपने पढ़ लिया है तो आप इसको पॉज कर लें, है ना, आराम से इसको वीडियो को रोक लें और कोशिश करें इस प्रश्न को हल करने की। देखो पता लग जाएगा है ना, कुछ विद्यार्थियों में आप हैं या नहीं है, समझ रहे हो ना। एक कॉन्फिडेंस बनेगा अगर कुछ विद्यार्थी में आप हैं कि हाँ हमने इसको कर लिया। ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, ठीक है ना। h ऊंचाई और r त्रिज्या। एक लंब वृत्तीय शंकु की बात की जा रही है, ठीक है। शंकु की बात है, ऊंचाई के मध्य से, ऊंचाई के बीच में से आधार के समांतर 2 भागों में काटा जाता है। गौर कीजिए, हमारी स्थिति यह है सर, एक शंकु है इस प्रकार से और शंकु में प्रश्न ने क्या कहा? इस शंकु की त्रिज्या तो कितनी है? r है,
इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? प्रश्न ही कहता है ऊंचाई h है ना, दोनों चीजें वही कह रहा है, ऊंचाई h और त्रिज्या r है। अब क्या कहा कि भाई इसको ऊंचाई से बराबर बराबर दो भागों में ऐसा काट दिया जाता है एक समतल के द्वारा, और जब एक काटा गया तो इसका मतलब ऊपर की ऊंचाई क्या रहेगी सर, है ना, बराबर बराबर दो भागों में काटा तो h/2 हो गया, और नीचे वाला जो हिस्सा रहा इसकी ऊंचाई क्या रहेगी, ये भी h/2 रहेगी। आपका प्रश्न क्या कह रहा है, बचे हुए शंकु काट दिया, ऊपर का हिस्सा छील दिया, अलग कर दिया, बचे हुए शंकु के छिन्नक जो फ्रस्टम की बात कर रहा है उसका आयतन कितना है, ये वॉल्यूम कितना है, मुझे इसका आयतन चाहिए। देखिए सर, ये प्रश्न हमने पहले पढ़ा है और उसके अंदर जो है ऊपर और नीचे के हिस्सों के आयतन के अनुपात की बात की, 1:7 अगर आपकी जानकारी में है तो ठीक है। अब लेकिन अब आपका प्रश्न कह रहा है इसका आयतन कितना होगा। चलो सर जल्दी से बताएं मुझे, आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई अगर मान लिया दो हिस्से हैं हमारे, मैं उसका नामकरण कर लेता हूं कि भाई अगर ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है ना, तो V1 पहले का और V2 दूसरे का अगर अनुपात की बात करूंगा तो 1:7 की बात करूंगा, ऐसा ही होगा ना सर, V1 और V2 का अनुपात एक साथ। इसका मतलब पूरे शंकु की अगर बात करता हूं, पूरा शंकु जिसमें दोनों हिस्से शामिल है V1 + V2, ये 8 अनुपात के बराबर हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? भाई ये तो हमने पढ़ा है, अगर दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 1:7, 3 में बांटोगे तो 1:7, 19, इस प्रकार से हमने डिस्कस किया और बहुत डिटेल में इस चीज को हमने बात की है। तो 1 और 2 क्लियर। अब V1 और V2 का अनुपात दोनों हिस्सों में, ये V1 का मतलब है नंबर 1 वाले का और V2 का मतलब है दूसरे नंबर के आयतन, 1:7 की बात हो गई। और शंकु टोटल की बात करूंगा तो ये 8 के बराबर हो गया, 1 + 7 8। अब मुझे बताइए शंकु का आयतन क्या होता है पूरे शंकु की, अगर हमने काट छाट नहीं की होती तो दिमाग में आए, शंकु का आयतन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 1/3 पाई r² h के बराबर होता है शंकु का आयतन, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा तैयार है सर, मुझे V2 चाहिए, जो छिन्नक आपका बन रहा है, यानी जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आपका बन रहा है ना, ये इस प्रकार से है ना, ये भी आपका काट करके अलग हो जाएगा तो ऊपर से ये दिखेगा आपको हिस्सा। तो इस छिन्नक के आयतन की हमको बात करनी है। बताइए सर, V2 को निकालना है और अनुपात आपके पास में है। मुझे बताओ, ये 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h ये पूरे शंकु का आयतन है, और इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, ये पूरे शंकु का आयतन ये 8 के बराबर हो गया, इसलिए मुझे 8 का भाग देना होगा। क्लियर है सर, इसको विशेष ध्यान देना, 8 का भाग हमने दे दिया। और आपको क्या पूछा गया, V2 पूछा गया, तो V2 के लिए अनुपात कितना है, 7, और मुझे इसको क्या करना होगा, 7 से गुणा करना होगा। तो कुल मिलाकर के देखिए 8 का मतलब 8/1 से है, और जब भाग उलट गुणा करूंगा तो ये 1/8 हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूं 1/3 पाई r² h गुणा 7, और 8/1 का हो गया 1/8, और फाइनल जवाब क्या हुआ, 7, 8 और 3 का गुणा 24 पाई r² h, ये आपके प्रश्न का आंसर रहेगा 7/24 पाई r² h, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है सर, बहुत आसान प्रश्न है। खास बात ये है ना, केवल और केवल अनुपात अगर आपके दिमाग में है, देखिए अगर अनुपात होता है तो सीधा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अब उसकी एप्लीकेशन की बात आ गई। अब एप्लीकेशन की बात आ गई तो हो सकता है कहीं पर हम लोग कुछ कंफ्यूजन हो जाए। वापस से भाई, इनका अनुपात तो 1:7 का अनुपात है, और 1:7 में दो हिस्से हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो पूरा शंकु 8 हिस्सा है। पूरे शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h 8 हिस्सों के बराबर है, 8 का भाग देते हुए नीचे वाला छिन्नक 7 हिस्सा 7 से गुणा कर देंगे तो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी एक सिलेंड्रिकल शेप का एक पाइप है और त्रिज्या उसकी 20 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार का पाइप है ना, ऐसा, और ये कह रहा है सर इसमें ये जो त्रिज्या है आपकी r, इस पाइप के लिए 20 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत, इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी निकल रहा है, यानी ये जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड ऑफ वाटर है, ये आपके लिए बेसिकली लंबाई को रिप्रेजेंट करने वाला एक फिगर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब पानी अगर यहां से नहीं निकलता, यानी इसका जो मुंह बंद कर दिया जाता और पीछे से पानी खोल दिया जाता। अब मुझे बताओ, 1 घंटे में पानी है ना, जहां से खोल दिया धीरे 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 करता हुआ कहां तक जाएगा, 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। और अगर मान लिया मैंने उसको ऐसा पैक कर दिया सर, तो पानी 3 किलोमीटर के पाइप में फैला हुआ है, यानी उस पाइप की लंबाई 3 किलोमीटर हो गई,
ये समझ गए 1 घंटे के अंदर। हमारा प्रश्न कह रहा है इस पानी को एक बेलनाकार कुएं जिसका व्यास 10 मीटर और गहराई 2 मीटर है में भरा जाता है। यानी ऐसा यहां से जो पानी निकलता है, इस पानी को एक ऐसा बेलनाकार कुआं है, टैंक है, जिसका व्यास 10 मीटर है। इसका मतलब त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 5 मीटर हो गई सर। और गहराई कितनी है? 2 मीटर है। और इस पानी को ऐसा फ्लो करते हुए इसको भरा जाता है। ठीक है। अब आपका प्रश्न क्या कर रहा है, कुएं को भरने में कुल कितना समय लगेगा? क्लियर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, सबसे पहला काम ये करेंगे कि भाई लंबाई 1 मिनट के हिसाब से ले लें, है ना। हो सकता है घंटे में भरे, हो सकता है दिनों के अंदर भरे, या हो सकता है कुछ मिनटों में भरे। तो हमारे लिए सेफ क्या रहेगा भाई, मिनटों का रिजल्ट लेते हैं। और मिनटों को अगर चाहिए तो फिर लास्ट में घंटे में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। और या अगर पहले घंटे की बात ही करते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं सर उसमें मुझे, है ना। उसके बाद में अगर घंटे पॉइंटों में आ गए, भिन्न में आ गए, तो 60 का गुणा करते उसको मिनटों में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए अभी फिलहाल मैं इसको घंटे में ही रखता हूं। देखिए यहां पर ये भी एक बेलन है ना, जो पाइप है वो बेलन है। और इस बेलन के लिए आर का मान 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको तो मुझे 100 का भाग देते हुए मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 20 से काट लेता हूं, तो आर का मान 1/5 मीटर है। अब ध्यान दीजिए एच का मतलब क्या है सर, ये जो चीज है, जो वाटर फ्लो की स्पीड है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि पानी है एक लंबा, है ना, 2 गांवों के बीच में पानी का पाइप बिछा हुआ है, पीछे से टंकी का वॉल खोल दिया और पानी बहता बहता 1 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तक जाएगा सीधा सा। और अगर मैं पाइप को बंद करता हूं तो 3 किलोमीटर वो उसकी लेंथ हुई या नहीं हुई 1 घंटे में। तो ऊंचाई का एच का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ 1 घंटे की अगर बात करूं, 1 घंटे में 3 किलोमीटर, और इसको मैं लिखूंगा ऐसा 3000 मीटर। क्लियर है। अब टंकी भर रही है सर उसी पानी से, तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, टंकी को भरने में लगने वाला समय, देखिए अंदर की बात है, आयतन की बात होगी। तो गौर कीजिए हमारा उत्तर क्या रहेगा सर, जो समय की बात होगी टंकी को भरने में, तो टंकी का आयतन तो ऊपर रहेगा, टंकी का आयतन तो रहा ऊपर, और नीचे की ओर 1 घंटे में पाइप से निकले पानी का आयतन, कि 1 घंटे में कितना वाटर फ्लो हो रहा है, उस पानी का आयतन और टंकी का आयतन, टंकी भरी जा रही है। अब ध्यान दो, टंकी हो चाहे पाइप हो, दोनों के लिए आपका फॉर्मूला बेलन है, पाई आर स्क्वायर एच आयतन का सूत्र रहेगा। तो ऊपर भी पाई आर स्क्वायर एच, नीचे भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर और एच के मान अलग अलग हो जाएंगे। चले देखते हैं सर, टंकी के लिए पाई को पाई छोड़ दें सर, आर स्क्वायर टंकी के लिए, आर का मतलब 5 गुणा 5 है, और टंकी के लिए एच 2 मीटर है। 1 घंटे में जो पाइप से पानी निकल रहा है उसके लिए बात करूंगा, पाई पाई है, आर स्क्वायर का मतलब 1/5 गुणा 1/5 हो गया, क्योंकि पाइप के लिए जो आपका बेलन था, है ना, उसकी त्रिज्या की बात की, और चूंकि सेंटीमीटर में थी, 100 का भाग देते हुए हमने 1/5 में इसको बदल दिया था। तो आर का मान 1/5 और एच का मान ध्यान दो, 1 घंटे में 3000 मीटर की बात कर रहा है, तो मुझे इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3000 से गुणा करना पड़ेगा। और ये परिणाम आएगा आपका घंटे में। क्यों आएगा सर, क्योंकि अभी हमने 1 घंटे की ही बात की है, यहां पर मैंने इसको मिनटों में नहीं बदला। ठीक है, लास्ट में आवश्यकता पड़ेगी तो बदल देंगे, ऊपर और नीचे पाई से पाई कट जाएगा सर। अब मैं भाग उलट गुणा कर देता हूं। ठीक है, तो भाग उलट गुणा कर दें या ऐसा, चलो कर लेते हैं। तो टाइम के बारे में बात करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 2 भाग उलट गुणा 5 5, और बटे में कौन हो गया 3000। ये आपके घंटा, इतना समय मुझे लगने वाला है। ये एच का मतलब है HRS, आवर्स। ठीक है, अब चलिए इस गणना को करूंगा मैं। 5 के पहाड़े से मैं इसको काट लेता हूं, 5 छंग 30 डबल 0। फिर 5 के पहाड़े से काट लेता हूं मैं 12 पंजा 60 यानी 120 बार। 2 के पहाड़े से मैं 120 को काट लेता हूं मैं 60 बार। 5 के पहाड़े से 60 को काट लेता हूं मैं 12 बार। समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ सर, 5/12 घंटे लगते हैं, और 5/12 घंटे यानी 1 घंटे से छोटा हिस्सा हो गया, है ना। तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, 60 का गुणा करने वाला हूं, तो 5/12 गुणा 60। 12 के पहाड़े से 5 बार काट लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 और 5 का गुणा कितना हो गया 25 मिनट। तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगने वाला है, 25 मिनट में वह टंकी भर जाएगी। तो बात समझता हूं,
आपके दिमाग में आ गई होगी किस प्रकार से करना है। जब भी वाटर फ्लो की बात होती है कि पाइप से इस रफ्तार से पानी निकलता है, इसका मतलब वह आपको लंबाई की बात करता है, लंबाई आपके पास में। समझ गए बात को? तो चलिए यहां पर इसी प्रकार का एक प्रश्न और रिपीट कर लेता हूं मैं, है ना। और टंकी के आयतन में हमने 1 घंटे में कितना पाइप से पानी बाहर निकलता है उसकी बात कर ली, और 3000 मीटर वो कह रहा था, इसलिए एच का मान 3000 मीटर की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न और, एक नहर है जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है और 1.2 मीटर की ऊंचाई तक भरी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। मतलब कुल मिला के इस लैंग्वेज का मीनिंग समझ में आ रहा है ना, कि नहर की चौड़ाई तो आपको दे दी 3 मीटर, ठीक है। यहां पर इस प्रकार का शेप से पानी बाहर आ रहा है सर, ठीक है ना। ये जो शेप रहा वो नहर का शेप है, और इसमें देखिए ये जो चौड़ाई है, इसकी नहर की चौड़ाई ये तो है सर आपकी 3 मीटर, और पानी से जो भर करके वो चल रही है, तो मान लेते हैं इस चौड़ाई के अंदर 1.5 मीटर, ऐसा 1.5 मीटर या 1.2 है, 1.2 मीटर, ठीक है ना। तो 1.2 मीटर ये गहरी है नहर, पानी से भरी है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है। तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? देखिए लंबाई क्या हो गई, लंबाई का अभिप्राय 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटा अगर चलेगी नहर तो 10 किलोमीटर पानी फ्लो करेगी, 10 किलोमीटर तक पानी उसका पहुंचेगा। और 10 किलोमीटर का मतलब हुआ 10 गुणा 1000 मीटर, मुझे उस किलोमीटर को मीटर में बदल देना चाहिए, ठीक है। पानी बह रहा है, अब कह रहा है सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर खड़ा पानी चाहिए, यानी कि लेवल जो बह रही है नहर, और सिंचाई अगर आपको करवानी है तो खेत के अंदर 8-8 सेंटीमीटर जो है सब स्थानों पर कितना है पानी खड़ा होना चाहिए, भरना चाहिए। तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई नहर द्वारा होगी, और मिनट आपको दिए हैं 30 मिनट। तो अब ध्यान दो, चूंकि यहां पर समय आपके पास में है 30 मिनट, और यहां जो बात हो रही है वो 1 घंटे की बात हो रही है, तो इसलिए मुझे 30 मिनट की बात करनी है। तो 30 मिनट में क्या होगा सर? 5000 मीटर होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 10,000 1 घंटे में, तो आधे घंटे में उसका आधा 5000 मीटर की बात होगी। तो कुल मिलाकर के जब नहर की बात करता हूं मैं, ध्यान दीजिए, तो नहर के लिए लंबाई जो होगी वह 5000 मीटर की बात होगी, क्योंकि 1 घंटे का वाटर फ्लो 10,000 मीटर है, और प्रश्न ने हमें 30 मिनट की बात की है, आधे घंटे की बात की है। तो उस स्थिति में वाटर फ्लो आपका 5000 मीटर है, तो ये एल 5000 मीटर रहेगा। चौड़ाई आपकी 3 मीटर है, और गहराई डेप्थ उसकी 1.2 मीटर है। ये तो हो गया सर एक बात। दूसरी चीज, आपका प्रश्न कह रहा है 8 सेंटीमीटर खड़ा पानी चाहिए, तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई होगी, है ना। तो मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? सिंचाई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इरिगेशन की बात करना है, इरिगेशन कितना हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है सर? 30 मिनट में नहर से निकले पानी का आयतन, ठीक है, 30 मिनट में जो पानी बाहर आ रहा है उसका आयतन, और बटे में क्या रहा? बटे में 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर खड़ा पानी चाहिए, इसलिए मुझे क्या करना होगा सर? 8 सेंटीमीटर का भाग देना होगा, तो मुझे इसको भी मीटर में बदलना होगा। तो चलिए फिलहाल यहां से ऊपर की स्थिति, यहां पर पानी का आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा होगा, क्योंकि जो नहर है वो घनाभ के आकार की बात कर रही है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो यहाँ पर LBH के रूप में आप बात करेंगे, तो ये 5000 होगा, गुणा 3 होगा, गुणा 1.2 होगा, और बटे में, क्योंकि मैंने यहाँ स्टार मार्क किया है, क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर को मुझे मीटर में बदलना होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलना है? 1 मीटर में चूंकि 100 सेंटीमीटर, इसलिए 100 का मुझे भाग देना है। और चलिए यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारी स्थिति क्या बनने वाली है? 5000 गुणा 3 गुणा 1.2 गुणा 100 बटे में 8। बात समझ में आ गई? 5000 3 1.2 100 ऊपर चला गया और 8 का भाग लग गया। तो चलिए यहां से पॉइंट हटाएंगे, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में 10 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 का पहाड़ा लगा दूं, 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार, और 4 का पहाड़ा इस 12 में 3 बार, क्योंकि 1.2 है, पॉइंट हटाने पर 12 हो गया था। एक जीरो से मैं एक जीरो ये वाला काट लेता हूँ, 2 के पहाड़े से मैं इसको काट लेता हूँ 5 बार। चलिए गुणा करते हैं। देखिए हमारी स्थिति क्या बन रही है? एक 5 है, एक 3 है, 5 और 3 का गुणा 15, 15 का ये 3 से गुणा 45, और 45 का 5 से गुणा 225।
तो कुल मिलाकर के आ गया सर 225, ठीक है, और ये 3 जीरो, 225 के बाद में 3 जीरो, इतना मीटर स्क्वायर, ये ध्यान दीजिए सर, ठीक है, 2,25,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में सिंचाई हो जाएगी। अच्छा एक बात ध्यान देना, जब ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, एग्जैक्ट तो आंकड़ा नहीं मुझे पता है, लेकिन उसका जो आंसर था वो आपका आंसर जो है 5.62 इस प्रकार से हेक्टार में दे दिया था। अब ध्यान दीजिए, चीज यही थी, लेकिन उसका आंसर वर्ग मीटर में नहीं होकर के हेक्टार में दिया था, तो हेक्टार में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 100 का आपको भाग देना होगा। वैसे ये परिणाम बिल्कुल 110% सही है सर आपका, है ना, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। वापस ध्यान देना कि 30 मिनट में जो नहर से पानी निकल रहा है उसके आयतन की बात की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की गुणा की हमने बात की, बटे में 8 सेंटीमीटर की स्टैंडिंग वाटर लेवल चाहिए था, इसलिए 8/100 मुझे करना था, उसको मीटर में उसको भी बदला, सॉल्व करने पर हमारी कैलकुलेशन ये कहती है। अब देखो अगर हेक्टार में बदलना है तो यहां से एक विशेष रूप से फिर से मैं स्टार मार्क कर रहा हूं कि जो 2,25,000 है ना सर, अभी ये मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है, जब मैं इसमें 100 का भाग देता हूं तो ये बनता है आर। ध्यान देना, एक इकाई है अपने क्षेत्रफल के मापन की, तो 100 का भाग देने पर आर बना है, और उसके बाद में फिर से 100 का भाग दिया तो ये बनता है हेक्टार, जिसको आप हेक्टेयर कहते हैं ना, वो हेक्टार बनता है सर, हेक्टार आर। 100 का भाग देने पर आर और दोबारा 100 का भाग देने पर हेक्टार बन गया। तो 1 2 3 ऐसा ऐसा कट गया सर, ये 3, और 10 का भाग देने पर कितना हुआ, 22.5 हेक्टार। समझ गया, अगर हेक्टर में हो तो 10,000 का भाग देना, या दूसरे शब्दों में कहें कि 2 बार 100 का गुणा करते हुए आपको भाग देना चाहिए। तो चलिए सर, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इतनी बात करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की है वो मोस्टली आपको समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो दोबारा से उस प्रश्न को तैयार करें, आप दोबारा से आप उसको देखें, अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करें, रिविजन जरूर करें, ठीक है सर। तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।